इस बार ओवैसी हराने के लिए लड़ना चाहते हैं। वो इस बार चूंकि यूपी में प्रेजेंस शो कर चुके हैं, भले ही वो बहुत ही हल्का सा प्रेजेंस रहा। और रही बात किशनगंज की, तो मुस्लिम वोटों की संख्या जहां है वहां हर एक सीट पर ओवैसी को लग रहा है कि उनके भाषणों की आग मुस्लिम मतों के जो मतदाता हैं उनके सीनों में भड़केगी और उनको वो एक नायक के तौर पर लेंगे। अभय जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मेरे जो लखनऊ से ब्यूरो हैं आलोक, वो भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनका भी एक लंबा अनुभव है। असीम वकार के साथ अक्सर वो बहुत चाय पीते हैं, मुझे ये लगता है। लेकिन पहले अभय जी, आप कुछ कह रहे थे उस सवाल के बारे में। जी देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं कि मैंने जहां तक मुस्लिम राजनीति को या अल्पसंख्यक राजनीति को देखा है कि देखिए, ये लोग एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं घुसते हैं। आईयूएमएल कभी भी तेलंगाना नहीं आती है, ओवैसी साहब कभी भी केरला में नहीं चुनाव लड़े हैं। फिर एआईयूडीएफ कभी इनके क्षेत्र में नहीं आती है, कभी एआईयूडीएफ के क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो एक मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग के बीच में किस प्रकार का एक मतलब किस प्रकार का एक साठगांठ है, किस प्रकार की एक राजनीतिक ये है कि एआईयूडीएफ इनके क्षेत्र में नहीं, ये बिहार तक आते हैं। वैसी साहब बिहार के किशनगंज में आते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आगे असम में नहीं जाते हैं। फिर वहां पर तेलंगाना के बस एकदम पास में केरला है, वहां पर अल्पसंख्यकों का अच्छा खासा, मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक है। आईयूएमएल इज ए बिग पार्टी इन केरला, लेकिन वहां पर नहीं जाते हैं। तो आखिरकार क्या कारण है कि यूपी में आ रहे हैं लेकिन केरला में नहीं जाते हैं, असम में नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार के सीमांचल। आपने बहुत ही एक वाकई एक अलग बहस का एक अलग आइडिया दिया है कि किस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग की हुई है। मेरे साथ ओमकार चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको मालूम है, बेहद लोकप्रिय और लंबे समय तक एडिटर रहे। मैं एक सवाल पहले आलोक से लेता हूं, फिर ओमकार जी के पास आता हूं। आलोक, असीम वकार की इस जो उसने चुनौती दी है सीधे तौर पर, और ये चुनौती आपको लगता है कि क्या बीजेपी को अफेक्ट करती है या किसको, ये निशाना किस तरफ है, ये बताइए दर्शकों को। देखिए धीरेन्द्र जी, जब ये उन्होंने अपनी चुनौती दी तो सचमुच में बड़ा अपने आप में आपने वही जर्नलिस्टिक वाली चीज़ है कि चुनौती आखिर है किसको और किसको टारगेट किया गया है। बहरहाल राजनीति में अक्सर कहा यह जाता है कि पुल वहाँ बनाया जाता है या पुल का आश्वासन वहाँ दिया जाता है जहाँ नदी भी नहीं बहती है। तो ये राजनीति है, और वो भी लोकसभा 2024 अगर बहुत दूर नहीं है तो हर चीज़ में कई चीज़ नज़र आ रही है। अब एमआईएम की बात करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 7 सीटें लड़ेंगे, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है कहीं ना कहीं वो उनको उपेक्षा कर रहा है, उन्हें अपने साथ नहीं ले रहा है। ये बातें कहते हुए उन्होंने 7 सीटें गिनाई हैं, उसमें आजमगढ़ भी है, और विशेषकर अगर इनके बाद की जो सीटें देखी जाए तो वो भी पश्चिमी यूपी की हैं और मुसलमानों की बड़ी संख्या है। खैर ये बात अलग है कि ये किसके लिए है। तो सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ और उसको लगातार इग्नोर करने वाली जो उनके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाए तो उनको कहा है कि लगातार ओवैसी जी को इग्नोर किया गया है, इसलिए उन्होंने 7 सीटों की घोषणा उत्तर प्रदेश में कर दी। अब ये भी सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों किया, क्योंकि गठबंधन तो ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर जितना मल्टी डायमेंशन यहाँ पे चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को उतना ही फायदा होगा। आम तौर पे होता क्या है कि जब सरकार के खिलाफ या सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जब चुनाव होता है तो जितना विपक्ष डिवाइड रहता है फायदा होगा। तो ओवैसी साहब की पार्टी ने चाहे जिस तरीके से मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसी सब सीटें जो मजबूत हैं दूसरे लिहाज से अगर कहा जाए अल्पसंख्यक वहाँ ज़्यादा है, और ऐसे में एमआईएम का वहाँ पर नुमाइंदा कोई चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक प्राकृतिक रूप से तो फायदा दिख ही रहा है। उसके बाद ये देखना होगा कि वहाँ से सपा किसको लड़ाती है, या कांग्रेस खेमे में अगर वो सीट है तो वो किसको लड़ाती है। और बीएसपी ने पहले ही कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो हर लोकसभा सीट में बीएसपी भी रहेगी। तो मल्टी डायमेंशनल हो रहा है। कम से कम एक सीट पर अगर हम देखेंगे तो 3 निश्चित तौर पर प्रत्याशी रहेंगे, और ऐसे में बीजेपी को फायदा है। और एमआईएम का इस घोषणा के बाद भी बीजेपी के लिए ये नफ़ा का बाइट है, नफ़ा की घोषणा है। नुकसान अब ये देखना होगा कि इंडिया
गठबंधन को कितना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप जिक्र कर रहे थे कि इलेक्शन में जीतने के लिए भी चुनाव लड़ा जाता है, जितवाने के लिए भी लड़ा जाता है, और कई बार पहचान बनाने के लिए भी। कई ऐसे बड़े नेता जो शुरुआत में संघर्ष कर रहे थे, तो वो कहते थे कि हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी सीटें हैं जहां पर वो जीतेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ लोग उनके झंडा और चुनाव चिन्ह को पहचान तो ले। तो ये पहचान की भी चुनाव होती है। ऐसे में एमआईएम की जो बात कहेंगे वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कम से कम सीटों पर उनकी पहचान, उनके नाम और उनके जो असद हैं ओवैसी, उनके नामों का तो चर्चा होगी होगी। और उत्तर प्रदेश में वो बाइट सुन लेते हैं असीम वकार साहब की। एक बार ओंकार सर को वो बाइट जरा सबको सुनवाइए जो अभी असीम वकार साहब ने कहा है, ताकि ये पता चल सके कि जब वो एक खास सीट का नाम ले रहे हैं तो कितना खींच के बोल रहे हैं। जी ये बाइट सुनिएगा ओंकार जी, और उसके बाद देखिएगा कि इस बाइट का मतलब क्या है। जी, इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। ओंकार जी, आजमगढ़ जहां से अखिलेश खुद एक बार उम्मीद करते हैं, उनके मुलायम सिंह यादव जीत चुके हैं, इसके बाद दूसरी सीट फिरोजाबाद जो उनके चचेरे भाई और राम गोपाल यादव जो एक तरह से इस पार्टी के आइडियलॉग माने जाते हैं, उनके बेटे की सीट हो गई थी। तीसरी सीट संभल है जहां से शिवपाल सिंह हैं, यानी वो माफ कीजिए बदायूं हैं। संभल तो और मुरादाबाद उन्होंने जीती हुई सीट थी वहां से। लेकिन ये क्या परिवार पर सीधा हमला, यानी घेर किसको रहे हैं, ये साफ तौर पर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी मुझे लगता है कि अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी है। ये ठीक है कि बिहार के चुनाव में इनको जो सीमांत जिले थे वहाँ पर 5 सीटों पर सफलता मिल गई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ और तमाम जितनी भी ताकतें थी उनका क्या हश्र हुआ और खुद असदुद्दीन ओवैसी का क्या हश्र हुआ। दूसरी बात यह है कि अभी हाल में तेलंगाना में चुनाव होकर के निपटा है, वहाँ इनकी क्या हालत हुई है, और जिसके साथ ये मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे उनकी क्या गत हुई है। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उन सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं जहां जहां समाजवादी पार्टी का अपना एक असर रहा है, जहां से वो चुनाव जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये एक और थोड़ा संतुष्टि का समाचार हो सकता है और वो अंदर ही अंदर खुश भी हो रही होगी धीरेन्द्र जी कि चलो एक और खिलाड़ी आ गया और थोड़ा बंटवारा होगा मतों में, हमारी राह जो है वो और आसान हो जाएगी। लेकिन जरा दूसरे पक्ष के बारे में भी सोच करके देखिए, जो कर्नाटक के रिजल्ट आए हैं, जो तेलंगाना के रिजल्ट आए हैं और जो उससे पहले मुर्शिदाबाद जिले की सागर दिघी सीट के लिए उपचुनाव हुआ था, उसका जो नतीजा आया है उससे एक संदेश और संकेत साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मुस्लिम हैं वो कांग्रेस के पीछे खड़े होना चाहते हैं। अब जिन जिन राज्यों में मुस्लिम हैं, मतदाता हैं और बहुत सारी सीटों पर वो प्रभाव डालते हैं, वहां अगर जो गैर भाजपा पार्टियां हैं जिनको सो कॉल्ड सेकुलर कहा जाता है, उनके कई प्रत्याशी उतरेंगे तो इसका फायदा किसको मिलेगा। और एक भ्रम की स्थिति बनाने वाली बात होगी
जो ये लोग कहते थे कि हम कम से कम 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक एक कैंडिडेट उतारने के बारे में सोच रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, इंडिया अलायंस हमने बनाया है, क्या हुआ उसका? अलग अलग राज्यों में देखिए क्या रायता फैला हुआ है। और अब असदुद्दीन ओवैसी एक और कहना चाहिए कि खेल बिगाड़ने वाले और भारतीय जनता पार्टी की राह जो है और आसान करने के लिए उत्तर प्रदेश दौड़े चले आ रहे हैं। मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर भारत में अपनी जड़ें क्यों तलाश कर रहे हैं? उनको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? वो दक्षिण में भी, अभी हमारे एक साथी अभय जी ने बताया कि भाई आप असम नहीं जाते हैं, आप केरल नहीं जाते हैं, जो सुदूरवर्ती जो है दक्षिण या पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? आप उत्तर भारत क्यों चले आ रहे हैं? कहीं आपकी रणनीति ये तो नहीं है कि उत्तर भारत की जो जमी जमाई पार्टियां हैं, अल्पसंख्यक वोटों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, आप उनको उखाड़ना चाहते हैं? तो आप भला किसका कर रहे हैं? अगर इनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ठीक है आप आ रहे हैं, आपने 5-7 लोकसभा सीटों का नाम लिया है, पर विधानसभा चुनाव में आपने क्या कर लिया था? और लोकसभा चुनाव की तो कॉन्स्टिट्यूंसी और भी बहुत बड़ी होती है, मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, राजनीतिक बहस मुहाय विषय के लिए ठीक है, चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं इनको कोई बहुत सीरियस खिलाड़ी नहीं मानता। अच्छा, अगर हम इस पर डाटा को देखते हैं अभय जी, जिसमें आपने बताया 58 सीटों पर ये कांग्रेस से ज्यादा वोट लेके आई है। ये उन सीटों पर, हालांकि कांग्रेस खुद ही 2.7 पर रही है, 2.97 या इतने % वोट रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के, लेकिन उनमें भी 58 सीटों पर अगर आप भले ही हो, एक पार्टी को आपने पीछे किया है जो नेशनलिस्ट पार्टी है, तो लेकिन यहाँ आने के पीछे जो मुस्लिम वोटों का गणित है वो साफ है। और ये बात मैं आपको बता सकता हूं तमाम दर्शकों को कि जब वहाँ चुनाव हो रहा था बिहार में, तो किशनगंज के पास जब एक रिपोर्टर ने एक वोटर से पूछा जो AIMIM को वोट देने के लिए बात कर रहा था कि आप यहाँ वोट किसको दे रहे हैं, यहाँ RJD को क्यों नहीं दे रहे हैं जो सबसे ज़्यादा गढ़ है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतों के लिए? तो उसने कहा जहाँ हम हमारे आदमी को जिता सकते हैं वहाँ हम MIM को जिताएंगे, जहां हम हमारे जिताने की स्थिति में नहीं होते वहां हम इन धर्मनिरपेक्ष बल वालों को जिताएंगे, और जहां हम कुछ भी नहीं कर सकते वहां बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। तो इतने क्लियर डिवीजन पर अगर ओवैसी यूपी पहुंच रहे हैं तो उनके पास एक क्लियर एक आइडिया है। उनको मालूम है कि यूपी उन राज्यों में से है जिन्होंने 1946 में जब मुस्लिम लीग को वोट किया था तो मुस्लिम वोटर्स 96% एक तरफा पड़ा था। तो उनको एक आइडिया है कि वो कहां जा रहे हैं, उनको ये मालूम है कि उनको कहां ताकत मिल सकती है, क्योंकि यहां अभी मुस्लिम वोटर्स बहुत कम सीटें ऐसी होंगी जहां अपने दम से सीट जिता सकता है, तो वो अभी उसका इंतजार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक कदम जमाने के लिए ओवैसी के लिए ये कोई हल का राज्य नहीं है। अभय, क्या आप डाटा से बता सकते हैं कि किन किन सीटों पर, अगर हम विधानसभा की चीजें देखें, कितनों पर मुस्लिम वोटों का जो इंपैक्ट है उसको अगर आप बता पाए? आपके स्टेट में बिहार, आपके स्टेट में जी, यूपी में बता सकते हैं जी। देखिए, आपके अगर स्टेट की बात करें तो देखिए डिफरेंट जगह डिफरेंट रिपोर्ट्स आती है, कहीं 134 सीट का भी रिपोर्ट आता है, लेकिन हम जो बात है, मैंने जो अपना रिपोर्ट बनाया है 95 से लेकर 105 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स बहुत ही पूर्ण है। मैंने अपना जो डेटा बनाया है 95 से 105 तक, लेकिन बहुत जगह आपको 134 सीट तक का रिपोर्ट आता है कि भैया वहां पर मुस्लिम वोट प्रभावी विधानसभा सीट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इस पर। अभी जो चौधरी साहब ने जो बताया, देखिए बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में जो 5 सीटें जीती थी AIMIM, उसमें एक मार्के की बात यह थी कि 5 सीटें जीती, लेकिन दूसरे पायदान पर एक सीट पर भी नहीं थी। जिन सीटों पर AIMIM मुख्य लड़ाई में थी वह सीटें वो जीत गई, एक भी सीट पर दूसरे पायदान पर नहीं थी। देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है 5 सीटें जीती है तो एक बात है, लेकिन दूसरे पायदान पर मतलब कि 5 सीटों पर जहां मुख्य
प्रतिद्वंदिता में आ गई, वो सीट जीत गई थी। तो कहने का अर्थ है कि उनका दिमाग पूरा क्लियर था कि भैया मुझे किधर वोट करना है, या तो इधर वोट करना है, इधर वोट करना है। तो यह उनका क्लियर था। ये चीज, और मैं एक चीज मैं आपसे बता कर कुछ और आगे बात करूंगा कि आप 1989 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कश्मीर के नेता हुआ करते थे, कश्मीर स्टेट था उनका, मैंने गृह स्टेट, ऐसा नहीं कश्मीर के ही नेता थे, वह आपके मुजफ्फरनगर से आकर के चुनाव लड़े थे और गृह मंत्री बने थे। 1991 में फिर वहां मुजफ्फरनगर से चुनाव हारे, 1996 में सीमांचल में कटिहार आकर के चुनाव हारे थे, तीसरे मैदान पर आए थे। तो लेकिन उनकी पार्टी जो पीडीपी है वह कभी भी अपने स्टेट से बाहर निकल के चुनाव नहीं लड़ती है। मतलब उनका एजेंडा फिक्स होता है कि मुझे कहां चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव लड़ना है, कितना चुनाव लड़ना है, ऐसे लड़ना है। उसके बाद एक बात और है कि आज जो वह आंख दिखा रहे हैं इंडी गठबंधन को, ये चीज में इंडी गठबंधन के लिए भी एक सबक है कि उसने कभी भी इंडी गठबंधन इतने पार्टियों को जोड़ा, कितने जगह पर मीटिंग किया, लेकिन कभी भी एआईएमआईएम को याद नहीं किया, एआईयूडीएफ को याद नहीं किया। तो ये लोग जो उसका खुन्नस निकाल रहे हैं, ये लोग जो उस पर अपना जो एक कर रहे हैं, तो एक तरह से इनका बहुत आप गलत नहीं कह सकते हैं, या इनको मैं जायज तो नहीं कहूंगा लेकिन नाजायज भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने या कभी भी कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन की किसी पार्टी ने या यूडीएफ को इनको कभी भी याद नहीं किया कि भैया आप भी आओ, आप भी अपनी बात रखो, कि आप आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आप मेरे अनुसार बढ़ो, मैं एक कदम आपकी तरफ बढ़ता हूं, आप भी मेरे तरफ एक कदम बढ़ो। तो ऐसा एक मतलब मिनिमम कटसी है उसने भी प्रेजेंट नहीं किया। तो आज अगर ये आके कर रहे हैं तो गलत, मतलब आके अगर कर रहे हैं, अपनी वस्तु स्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, कोई बहुत अजूबा वाली बात नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि वो जो बिहार में उन्होंने घोषणा किया कि मैं 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, पूरा फिक्स नहीं हुआ है। बिहार में सीमांचल के 4 सीटों पर और 2-3 सीट और भी है, उस पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब है, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ भैया हम वहां पूरे सीटों पर लड़ रहे हैं, फिर उसके अलावा इन सीटों पर भी चाहिए। तो यूपी में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, यूपी में भी उनका फर्टाइल ग्राउंड। तो मुझे ये लगता है कि ये नहीं है जो आम जिस तरह से ओवैसी है वो एक एजेंडा लिए हुए हैं, वो जानते हैं कि उनकी स्पीच कहाँ असर करती है, किस भीड़ में जाती है। लेकिन आलोक, ये सीधे तौर पर क्या समाजवादी पार्टी जो इतने आगे तक जा चुकी है, जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्दाश्त किया, चूंकि वो हिंदू को या जो रामायण को जिस तरह से बुरी तरह से जो अपशब्दों के साथ ओपनली कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपने विधायकों को रोका जो वहां जाना भी चाहते थे, प्राण प्रतिष्ठा राम जन्मस्थान मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहते थे, उनको रोका। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं शुरुआत में, तब तो समाजवादी पार्टी नहीं थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव तो मसीहा थे उस समय, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने का फैसला भी लिया। तो इन सब के बावजूद क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर्स, हालांकि मुस्लिम वोटर बहुत अच्छे से समाजवादी पार्टी से निकलकर बसपा पर रहा है, बसपा के साथ बहुत ज़्यादा नेचुरल अलाइज वो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि अब इस वक्त जब अपने आप को अखिलेश यादव ने उन विधायकों का जाना भी बर्दाश्त कर लिया जो भगवान राम के नाम पर डीपी लगाकर या अंतरात्मा के नाम पर गए, आपको लगता है कि ओवैसी का जो चैलेंज है, अगर वो खुद चुनाव लड़ने की बात करते हैं यूपी से, तो उनकी इस जो हल्की फुल्की संभावनाएं हैं कुछ सीटों पर, उनको भी नुकसान पहुंचाएगा? उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम AIM-MIM की, तो अगर हम इसको देखें कि अभी उन्होंने 7 सीटों की बात की है, उसके बाद कहा कि हम आगे भी देखेंगे कि क्या ये सीटें और बढ़ाई जाएं। लेकिन देखिए, यूपी के इलेक्शन की बात की जाए तो MIM का अगर हम अभी पिछला चुनाव देखते हैं विधानसभा का 2022 में, तो लगभग उन्होंने 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और शायद किसी भी सीट पर वो 5000 से ऊपर का वोट नहीं पाए। और अगर हम पूरे उसे स्टेट में कंपाइल करें कि कितना उनका वोट शेयर था, तो लगभग वो 0.43 था। तो इससे पॉलिटिकल जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो खुद इन सब चीज़ों का बड़ा हिसाब किताब रखती हैं कि सीट पे कितना है। तो 0.43% किस मतलब कितनी असरदार हो सकती है उसका हम समझ सकते हैं।
2019 में जब ये चुनाव लड़े थे 38 सीटों पर, तो उसमें एक सीट छोड़ करके बाकी सब पे इनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो एमआईएम का जो ये इलेक्शन का इतिहास है, अगर हम यूपी में देखें तो इम्प्रेसिव तो कहा ही नहीं जा सकता। बस ये है कि ये बयानों के बड़े तीरंदाज हैं, बयान में पीछे नहीं हटते हैं, और जिस तरह से खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर आप कुछ भाषण दे दीजिए और कुछ लाइनें हो जाएं तो वो कई दिन तक हेडलाइन बनती है, नेशनल हेडलाइन बनती है। एमआईएम इसमें हमेशा से आगे रहा है। एक चीज़ और है कि वोट काटने में निश्चित तौर पर एमआईएम का बड़ा हाथ रहता है। वोट काटने का डर है, जिस वजह से लोग इनके बारे में सोचते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं तो ओवैसी और उनकी पार्टी अभी तक तो कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चमत्कार या उन्होंने कोई ऐसा पॉलिटिकल अपना बेस नहीं बनाया है जिससे मान लिया जाए कि नहीं ये इलेक्शन पलटने का भी दम रखते हैं। ये जरूर है कि वो जबान से बड़ा दम रखते हैं और बोलने में बड़ा इस तरह का भाषण का प्रयोग होता है कि जो सुर्खियों का रहता है। रही बात अखिलेश यादव की और मुस्लिम मतदाताओं की और बीएसपी की, तो निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियों का प्रयास यही रहता है कि मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ आए, और उसके लिए पूरी कोशिश रहती है। एक समय बीएसपी इन सब मामलों में आगे होती थी, अखिलेश यादव भी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचते थे। इस खींचतान में ही एमआईएम कहीं अपना एक रास्ता निकालती है और कुछ वोट काटती जरूर है, कुछ समीकरण बिगाड़ जरूर देती है, कुछ अपना इंडिविजुअल वोट प्रत्याशी लेकर चला आता है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोई पॉलिटिकल पावर बन नहीं पाया है। जवान के बिल्कुल शेर हैं कि कुछ ना कुछ बोलते जरूर रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव के लिए मुश्किल यही है कि वो अभी हर प्रयोग कर रहे हैं पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जरूर यहाँ पे थोड़ा सा समय ले लूँगा आपका कि पीडीए की बात हुई। पीडीए से ऐसा लगा कि बस इन्होंने बिल्कुल जग जीत लिया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करेंगे और बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगा। पर उसी पीडीए ने इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। राज्यसभा का चुनाव का जमीनी आधार ही अखिलेश यादव का अगर समाजवादी पार्टी में खराब हुआ तो पीडीए की ही वजह से हुआ। सारे लोगों ने बगावत पीडीए की वजह से कर दिया। उनके 7 विधायक अगर कहा जाए चले गए, क्योंकि अब वो पार्टी में ज़्यादा समय तो रुकेंगे नहीं, वो चले गए तो पीडीए की वजह से चले गए, यही कहते हुए चले गए। पल्लवी पटेल से झगड़ा तक पीडीए को लेकर के हुआ, पीडीए को ही लेकर के उस स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इनका साथ छोड़ दिया। जिसको इन्हें हटाना था उसने पहले ही इस पार्टी से अपने आप को हटा लिया। तो आप सोचिए कि देखिए, जब चुनाव होता है तो ये देखना होता है कि आखिर किसकी किससे लड़ाई होती है, और ये भी देखना होता है कि उत्तर प्रदेश में देयर इज नो अल्टरनेटिव वाली चीज है कि विकल्प बचे तब तो विकल्प मिले। तो यहाँ तो लड़ाई इस बात की है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन खड़ा होगा? कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो बन चुका है, लेकिन प्रत्याशी किस तरीके का आता है अपनी अपनी सीटों पे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात यह है कि बीएसपी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीएसपी ने भी यहाँ पे 4 बार सरकारें बनाई हैं, बहुमत की भी सरकार बीएसपी की रही है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को कोई कम आंकने की अगर गलती करता है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उसको समझे। भारतीय जनता पार्टी की तरह या दूसरी पार्टियों की तरह बीएसपी कभी भी सड़कों पर बहुत नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सभाएं भी नहीं होती है, लेकिन जो कार्डर बेस कहा जाता है तो वो बीएसपी के साथ रहता है। उसके खास तौर पे 13-14% ऐसे वोट हैं जो घर बैठे मिलते हैं, जो मिलते हैं। वो चीज मैं उनके पास जाता हूँ। ओंकार जी एक बात मैं समझना चाहता हूँ। ये बात सही है कि बहुत असर नहीं छोड़ते, लेकिन जब आप बात कर रहे हो कि अगर आप एक सिर्फ हम सिनेरियो लेते हैं कि अखिलेश के पास मुस्लिम वोटर नहीं है, तब उनकी क्या स्थिति है राजनीतिक। और ऐसी स्थिति में दूसरा मेरा स्थिति आपको है कि बसपा बहुत ताकत के साथ और उन पूरी जगह कैंडिडेट खड़ा करेंगी। उसके बाद इन्हीं कैंडिडेट के लिए ये अखिलेश हैं जो एकदम आगे की तरफ बढ़ गए इस सबको, इन वोटरों को स्थायी रखने के लिए। अगर इस खींचतान में आपको ओवैसी अपना कोई कैंडिडेट अच्छा देते हैं तो ये जीत की संभावना किसकी खत्म करते हैं?
देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के तो मैंने अपने विचार पहले ही जाहिर कर दिए हैं कि मैं उनको यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई सीरियस पार्टी नहीं मानता हूँ कि वो किसी को चैलेंज करेंगे। मैं आलोक की इस बात से सहमत हूँ कि वो बड़े फायरी स्पीच देते हैं और मुस्लिम वर्ग में कुछ एक एक तबका है जो इस तरह की स्पीच को पसंद करके इनके पीछे आकर के खड़ा हो जाता है, लेकिन उनकी तादाद अभी भी बहुत कम है। देखिए धीरेन्द्र जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि ना तो कांग्रेस पार्टी अखिलेश को पसंद करती है, ना अखिलेश कांग्रेस को पसंद करते हैं, और ममता बनर्जी भी नहीं पसंद करती कांग्रेस को। ममता बनर्जी को कांग्रेस भी पसंद नहीं करती। पश्चिम बंगाल में तो चलो ममता बनर्जी को अपने ऊपर कुछ ज़्यादा भरोसा होगा, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं किया है और अकेले चुनाव मैदान में जाने का फैसला किया है। इसके बावजूद के मुर्शिदाबाद की सागर दीघी में उनका कैंडिडेट हार गया था और कांग्रेस का जीत गया था, जिसको बाद में उन्होंने अपनी ही पार्टी में मिला लिया। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से हिला हुआ है, इसके बावजूद कि उनके पास अपना एक बेस वोट है, जो कांग्रेस के पास तो वो भी नहीं है। मतलब कांग्रेस के जो किसी जमाने में 3 वोट बैंक माने जाते थे कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये कांग्रेस के 3 मजबूत बेस वोट हैं, और बाकी के जहां जहां जिस जिस जाति या समुदाय से आने वाले प्रत्याशी को ये लोग खड़ा करते थे उसके भी वोट मिलते थे और दूसरे वर्गों के भी मिल जाते थे एक दौर में, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से वो तीनों ही जो इनके बेस वोट हुआ करते थे वो इनसे छिटक गए। बहरहाल हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उसकी संभावनाओं की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में जो बयानबाजी हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, अखिलेश यादव चाहते थे कि मध्य प्रदेश में उनको कुछ सीटें दे दी जाए और बाकी जगह वो उनको कोऑपरेट करेंगे, और कांग्रेस ने ये काम नहीं किया था, बल्कि कमलनाथ ने तो अखिलेश वखिलेश कह करके एक बहुत नॉन सीरियस तरीके से उस संभावित गठबंधन में एक तरीके से पलीता लगा दिया था। अखिलेश यादव की तरफ से भी तब कांग्रेस को लेकर के, कमलनाथ को लेकर के कुछ बयान आए थे, बहुत तीखे बयान आए थे। बीच में उत्तर प्रदेश में भी जब इनके गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में मीटिंग थी और अचानक पता लगा कि वो मीटिंग स्थगित कर दी गई है, तो भी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के बारे में बहुत तीखी बयानबाजी की गई थी। तो हमें इन सारी चीजों को नहीं भूलना चाहिए। इसके बावजूद अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव साथ आए हैं तो ये एक प्रेशर है मुस्लिम मतदाताओं की तरफ से। उनको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन था कि अगर आप दोनों साथ मिलकर के लड़ेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं साथ आएंगे तो दोनों को ही नुकसान हो जाएगा। हम जानते हैं धीरेन्द्र जी कि कांग्रेस की स्थिति अब उत्तर प्रदेश में क्या हो गई है। विधानसभा चुनाव में इनका वोट शेयर देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, अमेठी में राहुल गांधी तक हार गए स्मृति ईरानी के सामने। सोनिया गांधी को भी इस बार इस बात की कोई एश्योरेंस नहीं थी कि वो रायबरेली से सीट निकाल लेंगी, और इसीलिए वो राजस्थान से राज्यसभा का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर हो गई। पर इसके बावजूद मुस्लिम मतदाताओं के सामने तो और कोई विकल्प है नहीं। या तो मायावती को दें, जहां जहां उनका कोई मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट हो, और जो उनका अपना जो दूसरी संभावनाएं रहती है उनके साथ जो एक अपना वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है, उसको 12%, 14% हम मान करके चलते हैं। तो ऐसे में उनके पास विकल्प बचते हैं दो ही, या तो मायावती को देंगे या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को देंगे। जो असदुद्दीन ओवैसी अगर खुद आकर के चुनाव लड़ते हैं, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखाई देती है,
क्योंकि वो अपनी मट्टी पलीत नहीं करवाना चाहेंगे। वो खुद जीत जाएं खड़े होकर के, इसकी संभावना भी मुझे बहुत कम लगती है। पर हाँ, समाजवादी पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं, ताकि आगे के लिए 2029 के लिए, 2034 के लिए उनकी पार्टी के लिए कुछ संभावनाएं बन जाए।